हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट टाइप, दैट इज डीएनए। पिछले क्लास में हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड ले रहे हैं डीएनए। तो डीएनए क्या है बेटा? डीएनए किसका पॉलीमर है? तो डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर? एंड ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने क्या देखा था? पेंटोज सुगर, 5 कार्बन कॉन्टेनिंग सुगर। देन था बेटा नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें 2 टाइप्स नाइट्रोजनस बेस हमने देखा था, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। क्लियर है? प्यूरिन 2 देखा हमने, एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडिन होता है यहां थाइमिन एंड साइटोसिन। क्लियर है? एंड थर्ड कंपोनेंट था फॉस्फेट। तो ये सभी मिलकर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं पिछला डिस्कशन हमने देख लिया है। क्लियर? अगर डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, डीएनए की स्ट्रक्चर बेटा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स इन स्ट्रक्चर। एंड ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने, प्रपोज बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रखोगे। कब आया था? 1953 में आया था। एंड इट वाज बेस्ड ऑन, ध्यान रखोगे आप लोग, एक्स रेज डिफ्रैक्शन मेथड। डिफ्रैक्शन मेथड ऑफ फ्रैंकलिन, 3 साइंटिस्ट थे, विल्किंस एंड एसबरी। ये ध्यान रखना है आपको कि इन 3 साइंटिस्टों के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा बेस के बिहार पर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया। क्लियर है? अब देखते हैं डीएनए होता कैसा है। आओ देखो बेटा, यहां ये डीएनए की स्ट्रक्चर है और डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसमें दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज होते हैं। एंटी पैरेलल मैनर का मतलब आप देखो, एक चेन की पोलैरिटी 5-3 है तो दूसरे की पोलैरिटी 3-5 होगा। तो आप देखो यहां से 5, देन ये चल रहे हैं हम लोग, एंड करेगा 3 एंड से यहां। क्लियर? और दूसरी 3-5। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। अब ये डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये चेन है, आप देख रहे हो ऐसे चेन, ये जो आ रहा है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग नॉर्मली बैकबोन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? बैकबोन। क्लियर? और इस डीएनए के हेलिकल नेचर के रिस्पेक्ट में यहां पर 2 तरह के ग्रुप बनते हैं। एक को कहते हैं मेजर ग्रुप एंड अनदर वन इज माइनर ग्रुप। क्लियर है ये? तो अब देखो, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन है वो बना होता है सुगर एंड फॉस्फेट से। कैसा बना होगा? सुगर एंड फॉस्फेट से। तो देखो इसमें होता क्या है कि सुगर देन फॉस्फेट, फिर सुगर देन फॉस्फेट, फिर सुगर देन फॉस्फेट, इस तरह अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। तो एक सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, इस तरह ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहता है। उसी तरह दूसरी तरफ भी चेन लोगे, दूसरी पोलैरिटी में सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, तो जितने सुगर उतनी फॉस्फेट। तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल में है। और इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखो, ये साइड चेन जोड़ रहा है जो नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। दैट मीन्स यहां पर नाइट्रोजनस बेस सुगर से अटैच होगा। कैसे अटैच होगा आगे मैं बात करूंगा। जैसे एडेनिन है तो ये सुगर से अटैच हुआ,
और एडेनिन हमेशा बेटा थायमिन से जुड़ता है बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर। फिर ये शुगर से जुड़ेगा, फिर यहाँ थायमिन, फिर एडेनिन, फिर शुगर से जुड़ेगा। उसी तरह गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो सभी नाइट्रोजनस बेस शुगर से ही जुड़ेंगे। क्लियर है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन जो बना होगा वो शुगर फॉस्फेट का बना होगा, जबकि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़े होंगे साइड चेन ऑफ नाइट्रोजनस बेस से। क्लियर। जबकि नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर से जुड़ा रहेगा, फॉस्फेट से नहीं जुड़ा रहेगा। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ पर 5 डैश एंड का मतलब 5 डैश एंड पर फॉस्फेट ग्रुप एंड कर रहा है। अभी स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। क्लियर है। और 3 डैश एंड पर बेटा OH ग्रुप एंड करता है। ठीक है। तो अब आओ देखें स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। आप देखो यहाँ ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। आप देखो यहाँ ये शुगर, फिर फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट दिख रहा है। शुगर, ये फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट अल्टरनेटली प्रेजेंट होगी। अब ध्यान रखना है यहाँ पर आपको कि जो फॉस्फेट है शुगर के जैसे लेवलिंग करें 1 2 3 4 5th कार्बन, उसी तरह से 1 2 3 4 5th कार्बन। क्लियर है। तो अब देखो फॉस्फेट शुगर के 5th कार्बन से जुड़ रहा है इन 1 न्यूक्लियोटाइड चेन एंड 3rd कार्बन ऑफ शुगर इन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड चेन। तो आप देखो यहां जुड़ रहा है 5 देन 3 5 3, इस तरह जुड़ता रहेगा। तो फॉस्फेट जुड़ रहा है 5th कार्बन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड चेन, 3rd कार्बन ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड चेन, 5 3 5 3 5 3 इस तरह। और फॉस्फेट और शुगर के बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फेट के साथ कितने एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। दैट इज वाई इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर। दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में भी आप देखो, इस साइड देखो आप यहां पर 1 2 3 4 ये 5th कार्बन है। दूसरी शुगर में भी देखो 1 2 3 4 5th कार्बन। तो अगेन फॉस्फेट जुड़ा है 5th कार्बन से एक शुगर में एंड 3rd कार्बन से अनदर शुगर में। तो 5 3 देन यहाँ 5 3 5 3 इस तरह। तो अगेन इनके बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फेट 2 एस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर हुआ। तो एक चेन की पोलैरिटी इधर से जा रही है, दूसरे चेन की पोलैरिटी इधर से आ रही है। अब देखो 5 डैश एंड पर हमेशा फॉस्फेट एंड करेगा और 3 डैश एंड पर OH ग्रुप एंड करेगा। क्लियर। यहाँ 3 डैश एंड पर OH ग्रुप एंड कर रहा है, फॉस्फेट पर बेटो 5 डैश एंड पर फॉस्फेट एंड कर रहा है। तो इस तरह आप लोग याद रखोगे। अब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप देखो ये साइड चेन ऑफ बेसिस से जुड़े हुए हैं, ये बेसिस है। क्लियर। तो अगर ये पायरिमिडीन है सिंगल साइक्लिक, तो बेटा शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा बाय देयर फर्स्ट नाइट्रोजन। तो इस बॉन्ड को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर। लेकिन अगर ये प्यूरिन है, डबल साइक्लिक है, तो ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा बाय देयर 9th नाइट्रोजन। ध्यान दो, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दूसरी चेन में भी देखो ये प्यूरिन हो गया, तो प्यूरिन फर्स्ट कार्बन से जुड़ रहा है बाय दियर 9th नाइट्रोजन, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर ये पायरिमिडीन है तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ रहा है बाय दियर फर्स्ट नाइट्रोजन, अगेन दिस इज ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सपोज अगर मैं इसे थाइमिन ले लूं, तो अभी देखा हमने कि थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अगर मैं इसे गुआनिन ले लूं तो ये साइटोसिन है, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये पेयर करते हैं। क्लियर हुआ। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में क्या कन्फिग्रेशन है। देखो यहाँ बेटा एनसीईआरटी की क्या कन्फिग्रेशन है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये शुगर है, आप देखो ये शुगर है, फिर ये फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। क्लियर है। तो अब यहाँ देखो ये 3rd कार्बन शुगर का OH ग्रुप सेंड कर रहा है और 5th कार्बन बेटा
फॉस्फेट ग्रुप से एंड कर रहा है। तो अगेन बॉन्डिंग की बात करें तो आप देखो ये जो फॉस्फेट है इस चेन के ये 5th कार्बन से जुड़ रहा है, तो दूसरे के ये 3rd कार्बन से, फिर ये 5 3 5 3, तो इनके बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड को हम लोग कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है? तो इसकी भी पोलैरिटी आप शुगर की डायरेक्शन देखो, ये है, इसकी पोलैरिटी देखो शुगर की डायरेक्शन ये है। अगेन यहाँ 3rd कार्बन पर शुगर है, देखो ये 5 से फॉस्फेट जुड़ रहा है, दूसरे के 3rd, देन 5th 3rd, 5 3 5। क्लियर? तो ये भी बॉन्ड को हम लोग आपस में क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है? अब दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप देखो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये एडेनिन प्यूरिन है, देखो डबल साइक्लिक शो किया गया, यहाँ डबल साइक्लिक है, ये छोटा सा इमिडाजोल रिंग। थाइमिन बेटा पायरिमिडिन है, सिंगल साइक्लिक। तो देखो थाइमिन एडेनिन से जुड़ रहा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहाँ भी देखो। उसी तरह गुआनिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है? तो एंटी पैरेलल मैनर में एडेनिन थाइमिन, फिर थाइमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, इस तरह ये बॉन्डिंग शो करते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना, एक डबल हेलिक्स के बीच में ये स्ट्रक्चर देखो, एक डबल हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, या कह सकते हो 34 एंगस्ट्रम होती है। और एक डबल हेलिक्स के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, तो 10 से डिवाइड करोगे तो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? 0.34 नैनोमीटर, ये ध्यान रखना है। और इसकी डायमीटर होती है 2 नैनोमीटर। क्लियर है? यहाँ अब एक डबल हेलिक्स की जो टर्न होती है, ये टर्न होती है वो बेटा 360 डिग्री की होती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पर टर्न लेगा? 10 से डिवाइड करोगे 36 डिग्री पर टर्न लेगा। क्लियर हुआ? ये कन्फिगरेशन था हमारा डीएनए का। अब कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, यहां आते हैं कुछ बातें जो ध्यान रखनी है कि जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में कन्फिगरेशन है, जैसे मान लो कि हमने यहां ले लिया एडेनिन और ये थाइमिन, तो इनके बीच में भी बॉन्डिंग होती है बेटा। एडेनिन का 1st कार्बन इसके 3rd से बाइंड करता है और 6 इसके 4 से बाइंड करता है, ऐसे बॉन्डिंग होती है। क्लियर? उसी तरह साइटोसिन और गुआनिन की बात करें तो इसका 1st इसके 1st से बाइंड करेगा, फिर इसका 2nd इसके 6 से बाइंड करेगा, एंड एक बॉन्ड होता है 6 एंड 2 के बीच में। तो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो इस तरह बाइंड होते हैं अपने कार्बन से। क्लियर? अगर एडेनिन थाइमिन रिच डीएनए है, ये रिच डीएनए है, तो आप समझना ये यूकैरियोट का डीएनए होगा, यूकैरियोटिक डीएनए होगा। क्लियर? और गुआनिन साइटोसिन रिच है तो बेटा ये प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा। तो ऑफकोर्स प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक डीएनए गुआनिन साइटोसिन ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा थिकर होता है ना, और ये यूकैरियोटिक डीएनए ज़्यादा नैरोवर होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? डीएनए लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल है हमारे सेल के अंदर और ये नेगेटिवली चार्ज है, ध्यान रखना, फॉस्फेट के कारण डीएनए नेगेटिवली चार्ज है ना। और जो इसकी ओरिएंटेशन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है कि हमेशा जो ये ऑन कमिंग जो रेडिएशन करेगा वो क्लॉकवाइज करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ओरिएंटेशन हो। क्लियर हुआ? ये डीएनए का स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन था। अब नाउ डीएनए के रिस्पेक्ट में एक रूल है आपके सिलेबस में, उसे कहते हैं चारगॉप्स रूल। क्या बोलेंगे? चारगॉप्स रूल। और चारगॉप्स रूल दिया था इरविन चारगॉप्स ने, इरविन चारगॉप्स।
और ये रूल ध्यान रखोगे आप लोग, दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर डीएनए, नॉट आरएनए। ये आरएनए के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अब इस रूल के रिस्पेक्ट में अब देखो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रोपोजिशन जो रूल में बताया गया कि किसी भी डीएनए में टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन is always equal to total amount of pyrimidine. प्यूरिन एंड पायरिमिडीन हमेशा ही एक डीएनए में बराबर होंगे, ये ध्यान रखो। दूसरी कन्फिगरेशन है एडिनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा। क्या होगा? एडिनिन बेटा हमेशा थाइमिन के बराबर होगा। एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। क्लियर है? इसका मतलब एडेनिन थाइमिन रेशियो इज इक्वल टू 1 एंड गुआनिन साइटोसिन रेशियो इज इक्वल टू 1। क्लियर है? बट अब ध्यान रखना है कि टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इज नॉट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन। ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोपोजिशन आप ध्यान रखोगे व्हाट, कि जो एडेनिन थाइमिन पेयर है, पेयर इज रेयरली इक्वल टू गुआनिन साइटोसिन पेयर। रेयरली इक्वल है। क्लियर? एंड सुगर फॉस्फेट आर इन इक्वल नंबर। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वल नंबर में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो अब इस रूल के रिस्पेक्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? तो देखो यहाँ क्या क्वेश्चंस है। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे आपसे, ये ध्यान रखना। पूछे जाते हैं कि इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल has 21.2% thymine, then what will be percentage of cytosine? क्लियर? तो अब आप लोग साइटोसिन की परसेंटेज मुझे निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगले डिस्कशन में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।